अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा बोरेक्स। बोरेक्स की हम प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस आज हम पढ़ेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू द नोट। इस पे नोट लिखने को आता है पेपर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं हूँ सर दानियाल। तो आज की क्लास में हम लोग बोरेक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोरेक्स का फार्मूला क्या है। बोरेक्स का फार्मूला आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। बोरिक एसिड पर हम लोगों ने वीडियो बना चुके हैं, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बोरिक एसिड का सॉल्ट जो है वो है बोरेक्स। बोरेक्स जो है वो असल में बोरिक एसिड का सॉल्ट है। इसकी प्रिपरेशन में भी आप लोग देखेंगे कि ये के नतीजे में बोरेक्स जो है वो फॉर्म हो रहा होता है। तो सबसे पहले बोरेक्स का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो क्या है हमारे पास Na2B4O7.10H2O। ये 10H2O क्या है हमारे पास, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो Na2B4O7 के साथ अटैच है। सही है। Na2B4O7 को हम क्या कहते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट। इसका नाम क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट के साथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच है। तो ये मिलकर जो है हमारे पास क्या बन गया, बोरेक्स। तभी यहाँ पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट इज नोन एज बोरेक्स। तो इन्होंने बोरेक्स का फार्मूला बताया सबसे पहले में कि सोडियम टेट्राबोरेट जिसके साथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो उसको हम क्या कहते हैं, बोरेक्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। ये वो वाटर होता है जो ट्रैप हुआ होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ड्यूरिंग इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान जो वाटर ट्रैप हो जाता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम उसको वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आसानी से रिमूव भी हो सकता है और ये आसानी से ऐड भी होता है। रिमूव कैसे हो सकता है कि आपने सिंपल जो है ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन को हटाने के लिए आपने सिंपल हीटिंग करनी है इस बोरेक्स की। तो क्या होगा कि Na2B4O7 के साथ जो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन ट्रैप है ये हीटिंग की वजह से एवेपोरेट हो जाएगा। तो इस तरह वाटर क्रिस्टलाइजेशन को हीटिंग के जरिए आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल से हटा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एक बात लिखी हुई है कि बोरेक्स का एक दूसरा नाम टिंकल भी है। बोरेक्स को हम टिंकल भी कहते हैं। तो नॉर्मली टिंकल कौन से बोरेक्स को कहते हैं, ये वो अनप्यूरिफाइड बोरेक्स होता है। सही है। जो बोरेक्स आपको जो सॉल्ट है, चूंकि तो आपको जहाँ से मिला आपने अगर इसकी प्योरिफिकेशन नहीं की तो नॉर्मली प्योरिफिकेशन करने से पहले पहले तक इसका नाम जो है वो टिंकल कहलाया जाता है। आगे फिर उन्होंने वही केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है बोरेक्स का, क्या है Na2B4O7.10H2O। इसका भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं डिटेल में। इसके बाद इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज़ अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये अमॉर्फस नहीं है। सही है। सॉलिड्स की टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी थी कि क्रिस्टलाइन होती है और अमॉर्फस होती है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा इसके क्रिस्टल्स का। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और ये आसानी से वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। ये इसकी पिक्चर भी बनी हुई है हमारे पास। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या होगा हमारे पास कि जैसे बोरिक एसिड के अंदर जो है वो बोरॉन के सराउंडिंग में 3 OH लगे होते थे, तो वो बोरिक एसिड बनता था। ये बोरिक एसिड का चूंकि सॉल्ट है, तो देखें आप इसका मिड स्ट्रक्चर तो वही है कि मिड में बोरॉन है, उस बोरॉन के से 3 O कनेक्टेड है, एक घेरा O और एक घेरा O और इसी तरह एक घेरा ऑक्सीजन। लेकिन थोड़ा सा चूंकि ये उसका सॉल्ट है तो इसमें मजीद चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। वो कौन सी चीज़ें ऐड हुई हुई हैं कि आप देखें कि इस ऑक्सीजन से अगर आप बोरिक एसिड को याद करें तो यहाँ जो है वो H कनेक्टेड होता था, इसी तरह इस ऑक्सीजन से भी H कनेक्टेड होता था और इसी तरह इस ऑक्सीजन से भी H कनेक्टेड होता था। तो इस तरह वो जो बोरेक्स है उसका जो स्ट्रक्चर, बोरिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता था, आपके पास के सेंटर में B होता था, उसके इस तरफ OH
सही है। इसी तरह इधर भी OH कनेक्टेड होते हैं। सही है। तो ये हमारे पास बोरिक एसिड था। चूंकि ये बोरिक एसिड का सॉल्ट है तो इसलिए हुआ क्या कि इसमें हमारे पास ये बोरॉन तो रहा, साथ में ये 3 ऑक्सीजन भी रहे इसके साथ। सही है, 1 2 3, तो ये स्ट्रक्चर तो रहा। इसमें चेंज क्या हो रहा है कि ये H रिमूव हो गया, इस H की जगह क्या एडिशन हो गई, आप ये देखें कि इस H की जगह आपके पास ये जो बोरॉन है, ये बोरॉन आ गया, एक और बोरॉन आ गया, इस ऑक्सीजन से भी कनेक्टेड एक और बोरॉन आ गया, और इस ऑक्सीजन से भी कनेक्टेड एक और बोरॉन आ गया। अब इस बोरॉन से, इसी तरह इस बोरॉन से आगे ONA कनेक्टेड है। सही है, इस बोरॉन से आगे ONA कनेक्टेड है। क्योंकि बोरॉन 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसलिए एक तो ONA कनेक्टेड हो गया, एक ONA यहाँ कनेक्टेड हो गया। इसी तरह इस बोरॉन से एक ऑक्सीजन ये रहा कनेक्टेड, इसी तरह इस बोरॉन से एक ऑक्सीजन ये रहा कनेक्टेड, और इस बोरॉन से एक ऑक्सीजन ये रहा कनेक्टेड। यानी कि अगर मैं बारी बारी बोरॉन्स की बात करूं तो ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड बोरॉन था, इससे एक ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, एक ये ऑक्सीजन हो गया, एक ये ऑक्सीजन हो गया, और एक ये ऑक्सीजन कनेक्टेड हो गया। सही है। इसी तरह इस वाले बोरॉन से एक ये ऑक्सीजन कनेक्टेड हो गया, एक ये ऑक्सीजन कनेक्टेड था, और एक ये ऑक्सीजन कनेक्टेड हो गया। सही है। इसी तरह इस वाले बोरॉन से एक ये ऑक्सीजन कनेक्टेड हो गया, एक ये ऑक्सीजन कनेक्टेड था, और एक जो है वो यही एक और ऑक्सीजन दोबारा इसने इससे भी बॉन्ड फॉर्म कर लिया। सही है। अब तो हमारे पास ये क्या हो गया, B4 और ऑक्सीजन भी आ गए, B4 और O7 आ गए, सिर्फ Na रह गए। तो Na हमारे पास एक Na ये रहा जो इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और एक Na ये रहा जो इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो Na2B4O7 इसका स्ट्रक्चर बनता है, और इसके साथ ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन अलग से ऐड करके बताया हुआ है। अब आगे सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले इसकी जो प्रिपरेशन है वो फ्रॉम बोरिक एसिड। बोरिक एसिड से कैसे प्रिपेयर हो रहा है, मैंने आप लोगों को बताया कि चूंकि ये बोरिक एसिड का सॉल्ट है तो इसलिए बोरिक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन आपने करनी है। सही है। न्यूट्रलाइजेशन आपने पढ़ा था ना कि जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो न्यूट्रलाइजेशन कौन सा रिएक्शन था जिसमें एसिड का रिएक्शन होता था बेस के साथ। तो न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में एसिड बेस से रिएक्टेड होता था और उसके साथ साथ सॉल्ट और एक वाटर देता था। तो देखें आप, नॉर्मली इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये वो बोरिक एसिड है, इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, कौन सी बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब इसके साथ रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास ये रहा बोरेक्स फॉर्म हुआ, और साथ में कुछ वाटर भी एलिमिनेट होगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन का ही प्रोसेस है जिसमें बोरिक एसिड का रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसकी वजह से सोडियम टेट्राबोरेट फॉर्म हुआ और वाटर फॉर्म हो गया। दूसरी जो प्रिपरेशन है इसकी, ऑर्थोबोरिक एसिड की एक प्रिपरेशन किसके साथ हो गई, NaOH के साथ हो गई। दूसरी प्रिपरेशन ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो जब सोडियम कार्बोनेट से बॉन्ड से रिएक्शन कर रही है तभी न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में हमारे पास सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। तो सॉल्ट कौन सा हमारे पास, वही Na2B4O7, साथ में 6H2O वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट। इसके बाद जो सेकेंड प्रिपरेशन है इसकी बोरेक्स की, वो किसके जरिए है, कोलुमनाइट के जरिए। कोलुमनाइट का फॉर्मूला है Ca2B6O11.5H2O। इसमें भी ये भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन अटैच है। सही है। तो कोलुमनाइट Ca2B6O11.5H2O, इसको कोलुमनाइट कहते हैं। इसको जब आप बॉयल करते हैं विद हॉट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ Na2CO3, जब आप इसकी बॉइलिंग करते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो फिर हमारे पास जो है वो सोडियम टेट्राबोरेट यानी कि बोरेक्स फॉर्म हो रहा है, और सोडियम मेटाबोरेट ये फॉर्म हो रहा है, उसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। तो चूंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो सोडियम, हम चूंकि इसकी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ ये सोडियम टेट्राबोरेट ही इंपॉर्टेंट है। सही। तो इसमें कोलुमनाइट का जब हमने रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, सोडियम टेट्राबोरेट यानी कि बोरेक्स फॉर्म हो रहा है, और
सोडियम मेटाबोरेट फॉर्म हो रहा है। अब सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रिपरेशन तो हमने देख ली, स्ट्रक्चर भी देख लिया, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो सबसे पहला ये बात लिखी हुई है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, और किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आप लोगों ने पढ़ा था सॉलिड्स की टाइप्स में, एक अमॉर्फस सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक पर्टिकुलर क्रिस्टल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म किया हुआ था उन्होंने। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये अमॉर्फस नहीं है। सही है, तो इससे इसके जो स्ट्रक्चर है या फिजिकल पिक्चर जो बनी हुई है इससे कंफ्यूज मत होना कि अमॉर्फस है। अमॉर्फस नहीं है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जैसे कि आपके पास NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वैसे ही ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके बाद ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर, और उसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि जब इट फॉर्म्स एन अल्कलाइन सोल्यूशन ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस, जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो सोल्यूशन बनेगी वो अल्कलाइन सोल्यूशन बनेगी। सही है, हाइड्रोलाइसिस जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है आपके पास कि वाटर की प्रेजेंस में किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, ये हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। और हाइड्रोलाइसिस में लाजमी जो है वो pH चेंज होती है, pH मस्ट बी चेंज इन हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें देखें जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो दो अलग हमारे पास एक एसिड बन रहा है और एक बेस बन रहा है, तो सोल्यूशन की जो है वो कंप्लीट ओवरऑल सोल्यूशन की जो है वो pH जो है वो चेंज होगी, तभी ये हाइड्रोलाइसिस है। और कौन सी pH में होगा सोल्यूशन, ये लिखा हुआ उन्होंने, अल्कलाइन pH की सोल्यूशन बनेगी। यानी कि जो सोल्यूशन बनेगा आपके पास जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है और बोरिक एसिड भी है, उसकी जो pH होगी वो अल्कलाइन यानी कि बेस की कैटेगरी के अंदर होगी, जो बेस की pH रेंज होती है उसके अंदर। इसके बाद इन्होंने यहाँ इसके मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, 202.22 एनहाइड्रस का है। एनहाइड्रस का मतलब क्या है कि आप ये जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन हमने अटैच किए थे, जो 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन हम जिक्र कर रहे थे कि 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन अटैच हैं किसके साथ, बोरेक्स के साथ। तो एनहाइड्रस का मतलब ये कि मैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन हटा दूं तो सिर्फ Na2B4O7 रह जाए। सही है, तो सिर्फ Na2B4O7 का जो मोलर मास है वो क्या है, 202.22, और हमारे पास वो बोरेक्स जिसके साथ वाटर क्रिस्टलाइजेशन अटैच है, सही है, उसका जो मोलर मास है वो क्या होगा, 381.38। तो ये तभी इन्होंने डेकाहाइड्रेट लिखा हुआ है आगे, और इसके आगे लिखा हुआ है कि ये एनहाइड्रस वाले का। इसके बाद जो इसमें यूजेस हैं वो क्या यूजेस हैं, पहला यूज लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड एज अ फ्लक्स इन सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सोल्डरिंग क्या होती है और वेल्डिंग क्या होती है। तो सोल्डरिंग और वेल्डिंग में आप लोगों ने वेल्डिंग तो नॉर्मली देखी होगी। वेल्डिंग और सोल्डरिंग दोनों एक ही चीज़ हैं, बस फर्क दोनों में टेम्परेचर का है। सही है, तो सोल्डरिंग में टेम्परेचर जो है वो कम होता है, वेल्डिंग में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सोल्डरिंग और वेल्डिंग में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि आप दो मेटल्स को जोड़ रहे होते हैं आपस में थ्रू अ फ्यूजन ऑफ एन अदर मेटल। एक दूसरे मेटल को फ्यूज करते हैं, मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद उस मेटल के थ्रू, मेल्टेड मेटल के थ्रू आप दो अलग अलग मेटल्स को जोड़ रहे होते हैं, तो ये वेल्डिंग होती है। तो सोल्डरिंग में भी ऐसे ही होता है। आपने जो नॉर्मल आपके पास जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनमें सोल्डरिंग होती है। सोल्डरिंग में भी यही होता है कि आप एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बना रहे होते हैं। सही है, किसके थ्रू, आपके पास जो एक मेटल होता है उस मेटल को मेल्ट करके उस कनेक्शन पर डाल देते हैं, और वो कनेक्शन और वो मेटल जो है थोड़ी देर में टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की वजह से सॉलिडिफाई हो जाता है और कनेक्शन परमानेंट कनेक्शन बन जाता है। तो सोल्डरिंग और वेल्डिंग का तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि सोल्डरिंग क्या होती है और वेल्डिंग क्या होती है। अब ये इस्तेमाल होता है फ्लक्स के तौर पर, सोल्डरिंग और वेल्डिंग में ये फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स ये होता है आपके पास कि जब आप सोल्डरिंग या वेल्डिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो आप सबसे पहले उस सरफेस की प्रिपरेशन करते हैं। सही है, प्रिपरेशन से मुराद क्या है कि आप उस सरफेस के ऊपर लगी हुई इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं पहले, और उसके साथ साथ आप इस बात को भी मेक श्योर करते हैं कि वहाँ कोई वाटर कंटेंट ना हो या मॉइस्चर ना हो। क्यों, अगर मॉइस्चर आ गया सोल्डरिंग और वेल्डिंग के दौरान तो मॉइस्चर जो है वो मेटल में ट्रैप हो जाएगा। जब ट्रैप हो जाएगा तो वो फिर वहीं से क्रोजन स्टार्ट हो जाएगी। या आपका अगर सोल्डरिंग की बात करें तो क्रोजन भी हो सकती है, और उसके साथ साथ आपका जो कनेक्शन है उसमें रेजिस्टेंस भी आ जाएगी। तो फ्लक्स जो है वो ये जो बोरेक्स है वो एज अ फ्लक्स इस्तेमाल होता है, यानी कि ये उस सरफेस की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लक्स वो मटेरियल है जो सोल्डरिंग या वेल्डिंग करने से पहले आपने मटेरियल इस्तेमाल किया
सरफेस की प्रिपरेशन के लिए उसको हम फ्लक्स कहते हैं। देखिए प्रिपरेशन क्या करते हैं, आप क्लीनिंग करते हैं प्लस आपने वहाँ से मॉइस्चर रिमूव करना होता है। तो आपने ये पढ़ा था कि जो बोरेक्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी ये जो है वाटर क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो जाती है इसके साथ। तो इसको भी एज अ फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ मौजूद जो वाटर मॉइस्चर होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सही, और उसके साथ साथ जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये उसके को भी हटा देता है। तो ये बोरेक्स जो है एज आ फ्लक्स इस्तेमाल होता है सोल्डरिंग में और वेल्डिंग में। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि ये इस्तेमाल होता है टाइल्स में, पॉटरी ग्लेज कहते हैं मिट्टी के बर्तन को, तो मिट्टी के बर्तनों में भी और टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये ऑप्टिकल ग्लास या हार्ड ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ इसका एक और भी यूज़ है, वो ये है कि ये एज आ डिसइंफेक्टेंट भी इस्तेमाल होता है। वाटर के अंदर अगर आप डाल देंगे तो ख़ास किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं जिनको पैथोजेंस कहते हैं, कि उनको भी किल करता है, सही है। तो ये आज हमारी क्लास थी जिसमें हमने यूजेस पढ़े बोरेक्स के, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ देखी, प्रिपरेशन देखी बोरेक्स की, और थोड़ा सा बोरेक्स का स्ट्रक्चर भी हमने ओवरव्यू किया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।